अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 15 जो है उससे अपने जो लेक्चर्स हैं स्टार्ट करेंगे। तो आज आपके साथ पहला लेक्चर जो है चैप्टर 15 का उसको हम देखेंगे कि हमने इसमें पढ़ना क्या कुछ है और ये है किस बारे में। तो सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि केमिकल 9th क्लास में आपने पढ़ा था केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। तो वहाँ पर आप कंपाउंड्स की डेफिनेशन में कहते हैं कि compounds are the substances that are made up of two or more atoms having fixed ratio by mass। फिर आप उसी में पढ़ते हैं कि दो तरह के होते हैं, काइनेटिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये थोड़ा सा आपको बैक से मैंने बताया कि आपने कहाँ पर इसके बारे में पढ़ा। तो केमिकल कंपाउंड्स को हम ओरिजिन की बेस पर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मिनरल इन ओरिजिन है। मिनरल इन ओरिजिन का मतलब है कि जैसे टेबल सॉल्ट, मार्बल है, ये हमारे पास हमें मादनियात की शक्ल में मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो हैं जो लिविंग इन ओरिजिन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में सिंथेसाइज होते हैं। एक एसिड उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है। ये जब आपको चूंटी हमें जब काटती है तो इसके बाइट में होता है, इसके डंग में होता है, तो इसलिए इसको हमने फॉर्मिक एसिड ग्रीक में फॉर्मिका कहते हैं आंट को यानी चूंटी को, तो वहाँ से हमने लिया। टार्टेरिक एसिड जो आपका सिट्रस फ्रूट होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो बाय ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह, केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब और हमें हमारा ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखिए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पुरानी डेफिनेशन है जिसमें हम कहते थे द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी कार्बन अकेला नहीं होता, कार्बन के साथ दूसरे एटम्स भी होते हैं और ख़ास तौर पे कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। तो फिर हमने मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो क्या है? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैंने आपको कहा कि कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस, साइनाइड्स। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिमिलर है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है। देखो, बिल्कुल क्लियर करने अपने माइंड में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स वो तमाम चीज़ें हैं जो लिविंग हैं या पहले कभी किसी ज़माने में लिविंग रही हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनकी बॉडीज़ में पाए जाते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, एक प्रोटीन्स और दूसरे फैट्स। प्रोटीन्स में आपके पास है मटन, बीफ, चिकन का जो गोश्त है ये प्रोटीन्स हैं। इसके बाद एग्स, फिश, ये सब प्रोटीन्स में कंसिडर होते हैं। और फैट्स में आपके पास बटर, चीज़, ये सब चीज़ें फैट। तो एनिमल्स जो हैं वो दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं यानी प्रोटीन्स और फैट्स, जबकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? तो जितनी भी हम हमारा जो अनाज है, चावल, मकई, गंदम, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन्स में जो आपके बीन्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, ये प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो विटामिन का सोर्स है। फिर फैट्स में क्या है? एनिमल फैट, जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, हम फैट्स कहते हैं। जो प्लांट्स के फैट्स होते हैं वो ऑयल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपके पास जो कोकोनट ऑयल हो गया, उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये जितने भी तरह के ऑयल्स हैं ये सब क्या हैं? प्लांट्स से हासिल होने वाले फैट्स हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स जो जिनके बारे में हम कहते हैं दीज आर द डेड रिमेनिंग ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। अब अगर हम बात करते हैं कौन कौन से, तो उसमें सबसे पहले कोल है, सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम है और थर्ड नंबर पे नेचुरल गैस है।
अब कोल कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है? तो कोल के बारे में कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स जो पहले ज़मीन के ऊपर जो प्लांट बॉडीज़ थी, ये जो ट्रीज़ और प्लांट्स थे, ये अर्थ क्रस्ट के नीचे दफन हो गए और एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए जो एयर की एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हुआ, ये को जो वुड थी वो कोल में कन्वर्ट हुई। जैसे कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ, जो वुड होती है, जब ट्री या प्लांट बरीड हुआ ज़मीन के नीचे, तो उस वक्त वो वुड की फॉर्म में था। फिर स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हुआ, ये पिट में कन्वर्ट हुआ, फिर लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस कोल में और आखिर में एंथ्रासाइट में। अब इन सब में फ़र्क क्या है? तो इन सब में जो डिफरेंस है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन का है, कि कार्बन परसेंटेज क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड्स कितने हैं, मॉइस्चर कितनी है। ये जो बेसिक हम डिफरेंस देख रहे हैं वो हम कार्बन की बेस पे देख रहे हैं। अब जो वुड होती है इसमें अबाउट 40% ऑफ द कार्बन होता है। पिट जो है इसमें अबाउट 60% कार्बन होता है। लिग्नाइट में अबाउट 70% से 80% के दरमियान, इसमें 80% से ज़्यादा और इसमें मोर देन 90% आपके पास कार्बन होता है। तो जितनी कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, उतना आपका जो कोल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। अब कोल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे लिए जाते हैं? जब हम कोल को हाई टेम्परेचर पे, यानी 500 से लेके 1000 की रेंज है, इस हाई टेम्परेचर पे एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, तो ये कोल गैस और कोल टार में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस है, इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। अब ये कोक क्या है, कोल गैस क्या है और कोल टार क्या है? देखिए, कोल टार जो है इसको आम लफ्ज़ों में आप कहते हैं तारकोल, या पंजाबी में इसको लुक कहते हैं। ठीक है, जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, छतों पे और रोड वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है वहाँ पे। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। और कोक क्या है? जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वो जो सॉलिड कलर का रेजिड्यू बीकर के, ये जो फ्लास्क है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, उसे हम कहते हैं कोक, जो 98% प्योर कार्बन होता है। अब ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस बने हैं, इनमें अगर हम कोल गैस को देखें तो इसमें हमें मीथेन मिल रहा है। अब ये जो कोल टार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल टार जो है ये अकेले हमारे पास तकरीबन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है और मोस्ट ऑफ देम आर एरोमेटिक इन नेचर। अब जब हम इस कोल से वो कंपाउंड्स लेंगे क्या, तो कोल से हम उन कंपाउंड्स को डिराइव करने के लिए इसकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? आपने 10th क्लास के लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ पर आप वो पेट्रोलियम का टॉपिक पढ़ते हैं कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना, ये डिफर करना, ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, जिनमें बेंजीन, ज़ाइलीन, एरोमेटिक कंपाउंड डिफरेंट टाइप के। और इसका टेबल आपके ऊपर बना हुआ है, आप वहाँ से इस टेबल को देख लेंगे। ऊपर जो टेबल बना हुआ है वो आपको एरो दिखा रहा होगा कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, और फिर कोल से आगे, कोल टार से आगे वो एरोज बने हुए हैं और वो उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को शो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम है। ज़मीन से हम ब्राउनिश ग्रीन या ब्लैकिश ग्रीन कलर का एक विस्कस लिक्विड लेते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बना है, और ये कहाँ पर बना है? सेडिमेंट्री रॉक्स में बना है। इसे हम नाम देते होते हैं क्रूड ऑयल का। अब ये जो क्रूड ऑयल है, इसी से हम पेट्रोलियम के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिराइव करते हैं। ये मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन का। इसके अलावा इसमें कुछ, चूंकि ये हम रॉक से ले रहे होते हैं, ज़मीन से डिराइव, तो कुछ ना कुछ साल्ट्स इसमें मिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें अर्थी इम्प्योरिटीज़ आती हैं। अब वो जो पेट्रोलियम होता है उसको इंडस्ट्री में लेके आते हैं, जिसको आप कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। वहाँ पर उस क्रूड ऑयल की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये जो डिफरेंट उसके जो उसके अंदर डिफरेंट जो फ्रैक्शंस होती हैं, हम उन्हें डिस्टिंग्विश सेपरेट आउट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। अब ये मैंने यहाँ पर एडिशनली आपके लिए रखा है कि कौन कौन सी पेट्रोलियम फ्रैक्शन है, उसमें कार्बन एटम्स की या हाइड्रोकार्बन की कौन सी रेंज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। अगर आप लाइट गैसेस देखें तो वो 2 से 4 कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो -90 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर उसके बाद गैसोलीन है, लाइट एंड हैवी, ये 4 से लेके 10 कार्बन। ये गैसोलीन वो है जिसे हम पेट्रोल कहते हैं अपनी ज़ुबान में। ये 4 से लेके 10 कार्बन तक का जो है वो
मिक्सचर होता है, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, 4 से 10 तक के जो लिक्विड्स हैं उनका मिक्सचर होता है, -1 से 200 इसका टेम्परेचर रेंज है। इस तरह नेप्था, जेट जेट फ्यूल, केरोसिन ऑयल, डीजल फ्यूल, ये सब इधर से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ इसको याद नहीं करना, सिर्फ इसको देखना है कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से डिफरेंट फ्रैक्शंस हमारे पास आते हैं। नंबर थर्ड पे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस भी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये बेसिकली होता क्या है, लो मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लो मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि जो छोटे जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। 85% अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो उसमें मीथेन CH4 होता है। इसके अलावा इसमें इथेन, प्रोपेन वगैरह मौजूद होते हैं। बना कैसे है, ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे कोल और पेट्रोलियम के बारे में हमने बात की है कि वो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर से बने या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बने। ये जो नेचुरल गैस है ये मार्शी एरियाज में पाई जाती है, इसलिए इसे समटाइम्स मार्श गैस भी कहते हैं। तो ये एक MCQs भी होता है कि मार्श गैसेस, तो वो मीथेन जो है उसको, ये जो आपकी नेचुरल गैस है इसको मीथेन, इसको हम मार्श गैस कहते हैं। यूज़ कहाँ पर है? घरों में, इंडस्ट्रीज़ में सुई गैस के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें हम इसे CNG के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आपकी बुक में जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब बनावट। सबसे बेसिक बात ये है कि इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें कार्बन एटम का स्केलेटन होता है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी आते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन बना रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास हैलोजन्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और समटाइम्स सल्फर एटम भी मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे सोर्स है। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वही बात पहले जो आपको बताई, वो तमाम चीज़ें जो लिविंग हों या पहले कभी किसी ज़माने में लिविंग रही हों, वो आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। फिर उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कोवैलेंट इन नेचर होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, मोस्टली ये वोलेटाइल होते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी में आप, अच्छा, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर वो पोलर है तब भी तो मेल्टिंग थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जो उनके उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। सॉल्युबिलिटी वो जनरल प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। नॉन पोलर होते हुए नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्रीस होती है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है बहुत सारे का। तो ये ग्रीस जो है, जब भी आपने देखा है मोटरसाइकिल वगैरह या आप घरों में इस्तेमाल करते हो तो पेट्रोल या मिट्टी का तेल इस्तेमाल करके इसको रिमूव किया जाता है। कभी भी पानी से नहीं किया जाता। क्यों? वो जो मिट्टी का तेल, पेट्रोल है, वो भी नॉन पोलर इन नेचर है, ये भी नॉन पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, और वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें ये सॉल्युबल नहीं होती। स्टेबिलिटी, कोवैलेंट कंपाउंड हैं, वोलेटाइल होते हैं तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आइंस का होना ज़रूरी है, जो चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट इन नेचर हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके रिएक्शंस मॉलिक्यूलर इन नेचर होता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, इसलिए इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है। ये रिएक्शन है वो स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। आखिर में आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म, आइसो मीन सेम, मर मीन पार्ट्स। आपने 10th क्लास में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा है। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूँ। अगर आपके पास, हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और उन 3 स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि ये आपके पास 5 ब्लॉक हैं, इनको आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि शेप रिपीट ना हो। तो अब वो 5 को कोई उसको लीनियर फॉर्म में अरेंज कर देगा, कोई यू शेप बना देगा, कोई टी बना देगा, व्हाट्सएवर। अब ब्लॉक सबके पास 5 हैं और जो शेप्स बन रही हैं वो डिफरेंट हैं, 2-3। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी नंबर ऑफ एटम्स सेम हो लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो,
तो इस चीज़ को तो ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये जो फिनोमेना है इसे हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म और ये आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा तादाद होने का एक रीज़न भी है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो उसको कमेंट में लिख दें। थैंक यू वेरी मच और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।